नमस्कार। बात उस समय की है जब भारत आज़ाद होने वाला था। भारत का संविधान लिखा जा रहा था और भारत सरकार सेना प्रमुख का चयन करने जा रही थी। 200 से भी ज़्यादा साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारत को आज़ादी मिली थी। क्या आप जानते हैं कि उस समय देश का प्रथम सेनाध्यक्ष किसे बनाया गया था? बिना किसी की सलाह के नेहरू जी द्वारा भारतीय सेना के चीफ कमांडर के रूप में ब्रिटिश मूल के जनरल रॉब लॉकहार्ट को नियुक्त कर दिया गया था। नेहरू जी के इस फैसले से सभी को हैरत भी हुई और दुख भी। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जिस समय कश्मीर में घुसपैठ शुरू हुई उस समय भी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमांडर जनरल डगलस ग्रेसी भारतीय सेना के चीफ कमांडर लॉकहार्ट मिलकर रणनीति बनाते थे। इन दोनों की साझा रणनीति का खामियाजा ही आज तक भारत भुगत रहा है। अंग्रेज तो चाहते ही थे कि कश्मीर या तो पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहे। जब तक इस षड्यंत्र को भारत सरकार समझ पाती तब तक तो आधा कश्मीर भारत से छीना जा चुका था। नेहरू जी की आलोचना जब सीमा पार कर गई तब उन्होंने लॉकहार्ट को बुलाकर पूछा कि क्या वाकई वो कश्मीर के दंगों के बारे में पहले से जानता था। जवाब के स्थान पर लॉकहार्ट ने अपना इस्तीफा नेहरू जी को सौंप दिया। अगले ही दिन सेना के नए चीफ का चयन करने के लिए बैठक हुई। बैठक में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, मेजर जनरल नाथू सिंह राठौर, मेजर जनरल करियप्पा और कुछ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद थे। बैठक में नेहरू जी ने बताया कि लॉकहार्ट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए हमें एक नया आर्मी चीफ नियुक्त करना है। इसके साथ ही नेहरू जी ने बिना किसी के पूछे स्पष्टीकरण भी दिया कि मैंने एक ब्रिटिश आदमी को इसलिए चुना था क्योंकि मुझे लगता था कि हमारे अपने देश में ऐसा कोई नहीं है जो आर्मी चीफ बनने के काबिल हो, क्योंकि भारतीय सैन्य जनरल अनुभवहीन है। नेहरू जी की यह बात सभी सैन्य अधिकारियों को अपमानजनक लगी, किंतु सभी चुप रहे। लेकिन वहाँ एक सैन्य अधिकारी को यह टिप्पणी सहन नहीं हुई और उन्होंने सधे हुए शब्दों में जवाहरलाल नेहरू जी से कहा, प्रधानमंत्री पद का आपको कितना अनुभव है श्रीमान? सुनकर बैठक में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि यह तो नेहरू जी के मुंह पर एक प्रकार से करारा तमाचा ही था। लेकिन यहाँ नेहरू जी की प्रशंसा करनी होगी। उन्होंने इसके बाद भी इस निडर और स्पष्टवादी सैन्य अधिकारी ठाकुर नाथू सिंह को ही भारतीय सेनाओं का प्रधान सेनापति बनाने का निर्णय लिया। रक्षा मंत्री ने उनको पत्र द्वारा प्रधान सेनापति बनाए जाने की सूचना भी दे दी, पर ठाकुर नाथू सिंह ने स्पष्ट इनकार कर दिया, क्योंकि सेना में जनरल करियप्पा उनसे वरिष्ठ थे और उनका मानना था कि वरिष्ठ होने के नाते करियप्पा को ही प्रधान सेनापति बनाया जाना चाहिए। आखिरकार जनरल करियप्पा ही भारत के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष बनाए गए और जैसा कि सभी जानते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रह सका। मुजाहिदीन खदेड़े गए। जनरल नाथू सिंह की निडरता व स्पष्टवादिता का यह उदाहरण इकलौता नहीं है। सन 1948 में जब नेहरू जी ने तय किया कि भारत का सैन्य बल 25 लाख से घटाकर 15 लाख कर दिया जाए, सैन्य बजट के भी 3 वर्षों के लिए मात्र 45 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया, तब जनरल नाथू सिंह ने तुरंत सेना मुख्यालय को पत्र लिखा, हमें अपने सैन्य बल की संख्या बजट के हिसाब से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से तय करनी चाहिए। दक्षिण कमान का सेनापति रहते हुए हैदराबाद के निजाम पर सैनिक कार्रवाई का नेतृत्व भी जनरल नाथू सिंह ने ही किया। जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया तब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान से निपटने की रणनीति कैसी होनी चाहिए। जनरल नाथू सिंह ने उत्तर दिया, कुछ फौजों को दर्रों की रक्षा करने के लिए छोड़कर पूरी ताकत से लाहौर पर हमला कर वहां अधिकार कर लेना चाहिए। इससे पाकिस्तान कश्मीर खाली करने तथा पीछे हटने को बाध्य होगा। पंडित नेहरू जी ने यह सुना तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ समझ भी है? इससे तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। किंतु यह जानना भी रोचक होगा कि 1965 के भारत पाक युद्ध में शास्त्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने उक्त रणनीति ही अपनाई और लाहौर पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान को युद्ध विराम करने को विवश होना पड़ा। नेहरू सरकार की गलत रक्षा नीतियों के कारण ही चीन युद्ध में हमारी पराजय हुई, यह बात तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। अतः उस विषय को छोड़कर अब 2 शब्द भारतीय सेना का वंदन करते हुए। भारत पाकिस्तान 1965 में हुए युद्ध के दौरान जनरल करियप्पा के बेटे एयर मार्शल के.सी. करियप्पा को
पाकिस्तान सेना ने जंग के कैदी के रूप में गिरफ्तार कर लिया था। उस समय अयूब खान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। अयूब खान 1945 में जनरल करियप्पा के अधीन काम कर चुके थे। उन्होंने करियप्पा से कहा कि उनके बेटे को बाकी जंगी कैदियों की तरह नहीं देखा जाएगा और उसके साथ बेहतर व्यवहार किया जाएगा। तब करियप्पा ने जो कहा वह कोई भारतीय सैनिक ही कह सकता है। उन्होंने कहा था कि सेना में भर्ती होने के बाद अब वो मेरा बेटा नहीं है, इस देश का बेटा है जो अपने देश के लिए लड़ रहा है। इस प्रस्ताव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उसे कोई खास ना समझा जाए। जो व्यवहार शेष सैनिकों के साथ हो वही उसके साथ भी हो। ये कहानियां बताती हैं कि देश के सिपाही किस जज्बे के साथ हमेशा लड़ते रहे हैं। आइए अपने देश की सेना पर गर्व करें, उनका वंदन अभिनंदन करें, क्योंकि ये ही हैं जिनके कारण हम चैन से सो पाते हैं। नमस्कार।